हेलो फ्रेंड्स, किया कैरेंस डीजल खरीदे हुए मुझे पूरा 1 साल हो गया। मैंने इस 1 साल में पूरी गाड़ी को 40,000 किलोमीटर रन किया। यहाँ उत्तराखंड से ऊपर श्रीनगर लद्दाख तक ले गया और नीचे की तरफ ले जाओ तो गोवा तक ले गया, भारत का एक हिस्सा। और इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मैं दार्जिलिंग तक इस गाड़ी को ट्रैवल कराया। गाड़ी में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की, गाड़ी में मैंने कितना खर्चा किया, गाड़ी खरीदने के बाद क्या क्या एक्सेसरीज लगाई, कौन सी चीज़ें मुझे इस गाड़ी की पसंद आई और कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी मुझे गाड़ी की परेशान करती हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल बता दूंगा। और अभी गाड़ी किस कंडीशन में है वो भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह के ओरिजिनल वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट, पैसा सब कुछ जाता है, तो आपका एक सब्सक्राइब बटन ही मुझे मोटिवेट करता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने गाड़ी परचेज करते ही कौन कौन सी एक्सेसरीज लगा दी, पहले आपको वही दिखा देता हूँ। ये रेन वाइजर, ये मैंने शोरूम से ही लगाए थे जब गाड़ी परचेज की थी। गाड़ी परचेज करते समय मैंने 2 लाख रुपए की बार्गेनिंग भी की थी, वो वीडियो जाके आप देख लेना कैसे की थी, वो सारी चीज़ें मैंने ओपन क्रिस्टल क्लियर दिखाई थी। अब इसके बाद शोरूम से लिया गया मेरा सामान। ये मैट मैंने शोरूम से उसी समय ले लिया था। सीट कवर गाड़ी में मैंने नहीं डाले क्योंकि सीट कवर गाड़ी में ऐसे लगे हुए आते हैं और सेमी लेदर होते हैं, ऊपर से देखो लेदर का फील होता है और नीचे फैब्रिक होता है, तो मुझे अभी तक ज़रूरत इसमें फील नहीं हुई। पीछे वाली सीट पे अभी तक पन्नी चढ़ी हुई है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इस गद्दे को मैं यहाँ बिछाता हूँ जब इस सीट को ऐसे करता हूँ, स्लाइड करके मिला दिया। मोस्टली कई बार इसको रास्ते में हम लोग स्टे करने के लिए भी यूज करते हैं, बच्चे इसमें आराम से सो जाते हैं, लॉन्ग ट्रैवल पे इसकी जरूरत पड़ती है। पीछे का सी पोर्ट मुझे कई बार काम आता है अपने गैजेट चार्ज करने के लिए। बच्चों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने बड़ी गाड़ी ली थी, मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं। इसके अलावा एक्सेसरीज के नाम पे मैंने शोरूम से और कुछ नहीं लिया। ये कटन इसमें कंपनी फिटेड आते हैं बेस मॉडल से ही, क्योंकि इसमें कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं आता था, तो मैंने एक एंड्रॉइड लगवाया दिल्ली कश्मीरी गेट से, बहुत सस्ता। स्पीकर और एंड्रॉइड कैमरा सारा कुछ लगा के मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार रुपए में ये लग गया था। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई, वो जाके आप चेक कर सकते हो। ये कुछ कुशन कई बार मैं रख देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, सीट गंदी ना हो बस इसके लिए रख लेते हैं 2। हाँ, एक वैनिटी मिरर मैंने अलग से जरूर लगाया है, लाइट के साथ आता है, ये मेरी वाइफ को यू गिफ्ट किया था मैंने। एक डैश कैमरा मैंने अलग से लगाया है, लेकिन ये वही डैश कैमरा है जो मेरा मारुति ब्रेजा में लगा हुआ था, उसमें से निकाल के मैंने इसमें लगा दिया। ये 3 चैनल का कैमरा है, एक आगे, एक केबिन में रिकॉर्ड करने के लिए और एक इसके पीछे लगा हुआ है। टोटल 3 कैमराज है इसमें, ये मैं भी यूज कर रहा हूँ। हाँ, मुझे इसके सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ लगते हैं, क्रेटा वाला फील नहीं देते। इसके लिए मैंने एक सस्पेंशन बफर लगाए हैं गाड़ी में, यहाँ दिख रहे होंगे। इनका परफॉर्मेंस क्या है, क्या चेंज आया ये लगाने के बाद, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसकी डिटेल बताने के लिए समय ज़्यादा हो जाएगा। गाड़ी क्या मेरी माइलेज देती है, कितनी चल चुकी है, नीचे आपको दिख रहा होगा 39,310 किलोमीटर, अप्रॉक्स 40,000 अब इसके पूरे होने वाले हैं। 19,590 किलोमीटर पहले मैंने मीटर ट्रिप किया था, लगभग शायद दार्जिलिंग ट्रिप से पहले की बात है, काफी समय हो गया, तब से मैंने इसको ट्रिप नहीं किया। 21.3 का माइलेज इसमें अभी तक दिखा रहा है। सिंस रिफ्यूलिंग भी दिखा देता हूं मैं आपको, 459.6 किलोमीटर पहले मैंने रिफ्यूल कराया था और 21.9 दिखा रहा है अभी इसका माइलेज। ये जो माइलेज है मेरा, ये ऐसा कुछ हाईवे का नहीं है, अभी तक मैंने कोई ट्रिप नहीं की है, सिर्फ लोकल में ही चल रही है। लोकल से मतलब कभी मार्केट जाते हैं, कभी कुछ सामान लेने गए, बच्चों को स्कूल ले गए, या फिर कभी चाय पीने के लिए निकल गए, 15 किलोमीटर आना, 15 किलोमीटर जाना, हाईवे पे चलना, उस तरह की रनिंग है, तब जाके ये माइलेज आ रहा है। ओवरऑल मैंने इसका माइलेज टेस्ट करके अलग अलग लोकेशन पे सब दिखा रखा है, वो जाके आप देख लेना, समझ जाओगे। फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया दूं तो 24 का माइलेज लगभग ये निकाल के दे देती है, 23-24 का माइलेज आराम से हाईवे पे। निकालना अगर चाहो तो 28-29 वो भी निकाल सकते हो आप, 30 भी निकाल सकते हो, अच्छे से ड्राइव करते हो तो। ओवरऑल मैं गाड़ी से खुश हूँ, गाड़ी मुझे अच्छा फील कराती है। मैंने जिस पर्पस से गाड़ी ली थी वो मेरा पर्पस तो फुलफिल हो रहा है। फैमिली के पर्पस से लॉन्ग ट्रिप के लिए मैंने ये गाड़ी ली थी, ताकि मैं लॉन्ग ट्रिप पे मैं अपने बच्चों को कंफर्ट दे पाऊँ, इसीलिए मैंने लंबी गाड़ी चुनी थी। जब मैं कई बार गाड़ी खड़ी कर देता हूँ वहाँ पे मुझे इस्तेमाल आता है। ये तो हो गई इस गाड़ी की अच्छी बातें। अब कुछ बातें वो भी होनी जरूरी हैं जो मुझे परेशान करती हैं, जिसमें पहला नंबर इस प्लास्टिक का आ जाता है, काफी हार्ड है। यहाँ पे मुझे सॉफ्ट टच होता तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे कंफर्ट होता है, ये बार बार ये कोहनी यहाँ पे टकराती है तो हार्ड लगता है। बाकी घुटना यहाँ पे ऐसे टकराता नहीं है, फ्री स्पेस है, ये चीज़ नीचे आ जाती है। हो सकता है छोटा कोई बंदा अगर चलाए, किसी का घुटना यहाँ आए तो शायद ये टकराए, बट मेरे हिसाब से पैर यहाँ पे आता है, कंफर्ट है मेरे लिए। प्रॉब्लमेटिक और क्या है इस गाड़ी में, उसके लिए इंजन पे चलना पड़ेगा। बोनट खोलता हूँ, इंजन पे चलते हैं। ये लगा हुआ है इसका DPF। ये DPF की लाइट मेरे पास एक बार आई थी, DPF पूरी तरह से क्लॉग नहीं हुआ था, रीजनरेशन खुद से गाड़ी नहीं ले पा रही थी, फोर्स रीजनरेशन कराना पड़ा था वर्कशॉप पे ले जाके। उसका भी मैंने क्लियर वीडियो दिखाया था क्या क्या किया हमने। लेकिन हाँ, एक बार इसको DPF के लिए शोरूम जाना पड़ा,
उसके बाद अभी तक नहीं जाना पड़ा। कूलेंट का लेवल बराबर रहता है इसमें, लेकिन कई बार यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकलता है। ये कई कैरेंस में है, ये मैंने देखा है। देखो ये निशान भी बना हुआ दिख रहा होगा। मैंने शोरूम वालों से बात की तो वो कह रहे थे सर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। किया वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ से ओवरफ्लो होकर बाहर नहीं जाना चाहिए कूलेंट। बाकी 1.5 लीटर का डीजल इंजन, सेम यही इंजन क्रेटा में भी मिलता है आपको और यहाँ पे भी मिलता है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे फर्क है। हुंडई और किया मैं एक ही जैसा समझता हूँ, दोनों सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं। इंजन वैसे मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। प्रॉब्लमेटिक है तो सिर्फ ये डीपीएफ, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भैया लोकल में जाना है तो इस गाड़ी को नहीं निकालना है, ज़्यादा देर स्टार्ट नहीं रखना है, ये वाली चीज़ें। अब इस गाड़ी में चेंज क्या क्या हुआ अभी तक ओरिजिनल पार्ट्स में, मैं वो बता देता हूँ। देखो इसकी क्लच प्लेट, इसका प्रेशर प्लेट, इसका रिलीज बेरिंग अंडर वारंटी चेंज हुआ। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था वो लोग बोल रहे थे, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई। एक हल्की सी नॉइस आती थी, वो नॉइस की वजह से उन्होंने वो पूरा चेंज करके दिया। इसके अलावा इसके जो टेंशनर बेरिंग है, आइडलर पुली है, ये बेरिंग का पूरा सेट चेंज हुआ। ये भी अंडर वारंटी हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी जल्दी होना नहीं चाहिए। बेरिंग वाली प्रॉब्लम मैंने और भी कई गाड़ियों में देखी, लेकिन अभी भी मैं इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी आवाज़ अभी भी इसकी एक्स्ट्रा है। मेरे ख्याल से इस पे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये आपको दिख रही होगी ये पुली, मैं थोड़ी देर साइलेंट रहूँगा तो आप वो सुन लेना। अभी भी एक सूं करके हल्की आवाज़ है ना, वो रहती है। मारुति की गाड़ियों में इस तरह की आवाज़ नहीं होती, वो गाड़ियाँ बहुत साइलेंट होती हैं। तो प्रॉब्लम वाली चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। डीपीएफ मुझे परेशानी लगता है, इनके पुली वाली जो बेरिंग हैं वो थोड़े से वीक हैं, परेशान करते हैं। इतनी जल्दी नहीं ख़राब होने चाहिए थे। मैंने करीब 20 हज़ार किलोमीटर में ही आवाज़ आने लग गई थी। दूसरा, क्लच प्लेट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होनी चाहिए थी। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट को आप ये भी मान सकते हो कि ड्राइविंग अच्छी नहीं होगी तो भी ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी कोई वारंटी नहीं होती। बट मेरे केस में सीन अलग था। मेरी ड्राइविंग हर कोई जानता है, वो लोग भी जानते हैं, इवन उन्होंने चेक भी किया। वो ड्राइविंग वाला फॉल्ट नहीं था, फॉल्ट उसमें अलग था, मैन्युफैक्चरिंग की फॉल्ट था, ऐसा बोल रहे थे, तो उन्होंने वो अंडर वारंटी करके दिया। अब इस पर मैंने पैसे कितने खर्च किए वो भी आपको बता देता हूँ। एक बार ये इंजन वे बंद कर देते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं। इनकी सर्विस कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है, पार्ट्स थोड़े महंगे होते हैं। मारुति से वैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं पहले मारुति ब्रेजा यूज़ कर रहा था, तो उसके हिसाब से कंपेयर करूँ तो ये चीज़ें महंगी हैं। बिल दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने कितनी सर्विस और क्या क्या कराया, कितने पैसे दिए हैं। अब ये सारे खर्चे के बिल हैं, मैं एक एक करके स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप देख लेना। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का सारा खर्चा बता दूंगा। मैंने सबसे पहले इसकी सर्विस करवाई थी जम्मू कश्मीर में, 1000 किलोमीटर पे होनी थी, मैंने ये 2340 किलोमीटर पे कराई। इसका बिल मेरा 0 आया। इसके बाद मैंने सर्विस कराई 9320 किलोमीटर की, जब मैं ट्रिप से वापस आ गया, तब इस गाड़ी का मेरा बिल आया था 2493 रुपए का, जिसमें सिर्फ इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एयर फिल्टर भी चेंज नहीं हुआ। सर्विस चार्ज इसमें नहीं है, ये सिर्फ पार्ट्स का ही है, क्योंकि अभी इनकी सर्विस तो फ्री रहती है स्टार्टिंग में। इसके बाद मैंने सर्विस कराई 13,939 किलोमीटर पे। मैं सर्विस 10,000 किलोमीटर से पहले ही कराता हूँ। वैसे इनका रिकमेंडेशन होता है कि आप 10,000 किलोमीटर पे कराओ। मैं कोशिश करता हूँ कि 7,000, 8,000, 9,000 जो पहले हो जाए, मेरा टाइम हो जाए, मैं करा लेता हूँ और मैं अपने हिसाब से सर्विस करवाता हूँ। मैंने गाड़ी को किस तरह से ड्राइव किया, हाईवे पे अगर ज़्यादा ड्राइव किया है तो थोड़ा लंबा भी चल जाऊँगा, लोकल में ज़्यादा ड्राइव किया है तो मैं 5,000, 6,000 पे भी ऑयल चेंज सर्विस करवा दूंगा। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। 13,939 किलोमीटर पे जो सर्विस थी मेरी, इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था, एयर क्लीनर चेंज हुआ था, डायग्नोस्टिक टूल ऑपरेशन के भी इन्होंने पैसे चार्ज कर लिए। तो टोटल मेरा बिल आया था 6,063 रुपये का, जिसमें से 2200 रुपये तो मेरे परफ्यूम के थे, वो माइनस अगर कर दें तो लगभग 4,000 रुपये आप मान लो। उसके बाद मैंने सर्विस कराई 13,000 के बाद सीधे 23,800। अब मेरी 23 वाली सर्विस में मेरा चेंज हो गया सर्विस किट, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इसका केबिन फिल्टर दोनों चेंज करा दिए। विंडशील्ड वॉशर डाला इन्होंने एक 52 रुपये का, और इसके अलावा इंजन ऑयल 1708 रुपये का। टोटल मेरा बिल हुआ था यहाँ पे 3,280 रुपये का। 23,000 के बाद सीधे 30,000 किलोमीटर पे। 30,000 किलोमीटर पे कूलेंट भी चेंज किया इन्होंने, सर्विस किट, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, विंडशील्ड वॉशर, कैलिपर ग्रीस भी एक इनका महंगा आता है जी। देखो 400-450 रुपये का कैलिपर ग्रीस होता है, मारुति में ये 30-40 रुपये का मिलता है। थ्रोटल बॉडी क्लीनर वो भी 485 रुपये का, ये महंगा चार्ज करते हैं। इसके बाद मैंने एक कार्बन क्लीनिंग भी इसी सर्विस में कराई थी, जिसमें EGR, इंटेक मैनिफोल्ड, ये सब क्लीन कराया था। हर सर्विस आप चाहो तो मेरे चैनल पे अपलोड है, वो देख सकते हो डिटेल में क्या क्या था। तो इसका टोटल बिल आया था मेरा 12,005 रुपये का। ये सबसे महंगी सर्विस थी मेरी। अब इसके बाद मेरी एक और सर्विस हुई 35,712 किलोमीटर पे। नहीं, ये सर्विस नहीं है, सॉरी, ये मेरा वो काम है जो मैंने आपको बताया, जो टेंशनर पुली आवाज करने लगी थी, साथ में क्लच प्लेट की से आवाज थी, तो इन्होंने डाली देखो टेंशनर असेंबली 1796 रुपये की, पुली ड्राइव बेल्ट 523 रुपये की, पुली असेंबली आइडलर 551 रुपये की, डिस्क क्लच इन्होंने डाला 2822 रुपये का, कवर असेंबली क्लच इन्होंने डाला
2312 रुपये का जो स्लीव सिलेंडर होता है वो सबसे महंगा है इनका। देखो 5122 रुपये का, ये क्लच प्लेट से भी महंगा इनका स्लीव सिलेंडर है। ब्रेक ऑयल 372 रुपये का, ट्रांसमिशन ऑयल 419 रुपये का। लेकिन इसमें मुझे पे करने पड़े सिर्फ 605 रुपये, क्योंकि ये सारा काम इन्होंने वारंटी में की था। 605 रुपये कुछ वो ऑयल के इन्होंने लिए, इसके अलावा कुछ नहीं लगा। इसके बाद मेरी सर्विस आ गई है, लगभग मैं भी टाइम से करा ही दूंगा। ओवरऑल मैंने सारा खर्चा आपको बता दिया। मेरे हिसाब से पार्ट्स इनके थोड़े से महंगे हैं। दूसरी प्रॉब्लम एक ये है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जल्दी नहीं हो पाती। ये पार्ट्स जो मेरे आए थे लगभग 2-2.5 महीना वेट करने के बाद आ पाए थे, तब मैं लगवा पाया था। तीसरी इनकी प्रॉब्लम, थोड़े से इनका लेबर चार्ज ज़्यादा है। ये लोग वुर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो MRP पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि कैलिपर ग्रीस 472 रुपये का, एक गाड़ी में 472 रुपये का कैलिपर ग्रीस कैसे लगा लेंगे। वहीं मारुति में लेने जाओ तो 120 रुपये की 2 कैलिपर पिन विद बूट कवर और कैलिपर ग्रीस साथ में आ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती है। अब किया है और वो चीज़ें हैं तो थोड़ा सा महंगा तो होगा ही। अब डीजल वाली गाड़ी में जो यूरिया डलता है उसका कंजम्पशन कितना है इस किया कैरेंस में, वो भी समझ लो आप। ये देखो अभी यूरिया लेवल दिखा रहा है मेरा हाफ से थोड़ा सा नीचे। ये यूरिया लेवल मैंने अभी तक टॉपअप नहीं किया है, जब से मैंने गाड़ी खरीदी है। ये मुझे कंपनी से जो भरा हुआ मिला था वही फुल अभी तक चला रहा हूँ। यूरिया कंजम्पशन इसका बहुत कम है और लगभग 40,000 किलोमीटर में आप देख लो हाफ से थोड़ा नीचे आता है। मुझे लगता है 70 या 80,000 किलोमीटर तक चल जाएगा इसका एक टैंक। ये भी डिपेंड करता है ड्राइविंग पे, आप कैसे ड्राइव करते हो। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कोई बुरा नहीं है इस गाड़ी के साथ, अभी ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा है। 40,000 किलोमीटर लगभग चल गए तो इन गाड़ी के टायर की घिसावट कितनी है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये अभी तक मेरे टायर वही लगे हैं, कोई भी टायर अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है। इसकी घिसावट अगर मैं टायर इंडिकेटर के हिसाब से आपको दिखाऊं तो लगभग 50 से 60% टायर अभी भी इसमें हैं। 40,000 किलोमीटर के चलने के बाद लोकल हाईवे सब मिला के बराबर चली है। पीछे वाले टायर की भी घिसावट लगभग बराबर है। अलाइनमेंट की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। पीछे से पानी गिर रहा है इसमें क्योंकि इसमें पीछे कूलिंग कॉइल होती है। और एक अच्छी चीज़ वो भी आपको मैं बता ही देता हूँ, इस गाड़ी में जब आप डिग्गी खोल के पीछे बैठ जाते हो बहुत ज़्यादा कंफर्ट होता है। कूलिंग इसकी बहुत अच्छी है, AC की पिछले साल बहुत अच्छी थी, इस साल थोड़ी सी कूलिंग मुझे कम लग रही है। ये ऊपर वाले जो वेंट हैं इससे डायरेक्ट पीछे वाले तक भी कूलिंग आती है। अलग से कूलिंग कॉइल इसमें पीछे की लगी होती है, यहाँ पर अंदर की तरफ कूलिंग कॉइल होती है। इस साल थोड़ी सी कूलिंग मुझे कम लग रही है। अभी गर्मियाँ स्टार्ट ही हुई हैं, मैं एक बार जाऊंगा वहाँ दिखाऊंगा कूलिंग कॉइल की कंडीशन क्या है, क्यों मुझे वीक लग रही है। आने वाली वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा। तो ओवरऑल जो अच्छाइयाँ जो बुराइयाँ गाड़ी की थी मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मन में कोई सवाल होगा या फिर कोई सुझाव होगा बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, भूल गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।